हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगाथा क्रिस्टी की मशहूर नावल एबीसी मर्डर्स पार्ट 3। मुझे तीसरे खत का आना अच्छी तरह याद है। मैं कह सकता हूँ कि पूरी सतर्कता रखी गई थी ताकि जब भी एबीसी अपना काम दोबारा शुरू करे तो किसी प्रकार की देरी न हो। स्कॉटलैंड यार्ड से एक जवान सार्जेंट घर पर लगा दिया गया था। अगर मैं और पायरो घर पर न हो तो जो कुछ भी पीछे से आए उसे खोलना उसकी ड्यूटी थी, ताकि वह बिना समय गवाए तत्काल हेडक्वार्टर से संपर्क करे। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम सब और भी तनाव में घिरते गए। जैसे जैसे इंस्पेक्टर क्रोम की उम्मीद जगाने वाले सुराग खत्म होने लगे, उसका खुद को अलग थलग और उम्दा समझने का रवैया और भी अलग थलग और उम्दा हो गया। बेटी बर्नर्ड के साथ देखे जाने वाले मर्दों के हुलिये बेकार साबित हुए। बेक्सिल और कूडन के आसपास देखी गई कई कारों के बारे में या तो पूरी जानकारी मिल गई या कुछ पता ही नहीं चला। एबीसी रेलवे गाइड की खरीदारी के बारे में जांच से कई मासूम लोगों को असुविधा हुई। जहां तक हमारा ताल्लुक था, जब जब दरवाजे पर डाकिए की जानी पहचानी ठक सुनाई दी, आशंका से हमारे दिलों की धड़कन बढ़ गई। कम से कम मेरे बारे में तो ये सही था और मुझे यकीन है कि पायरो को भी यही महसूस होता होगा। मैं जानता था कि वह इस केस को लेकर बहुत नाखुश था। उसने लंदन से बाहर जाने से मना कर दिया ताकि कोई विपत्ति आने पर वह सही जगह पर हो। उन बेहद गर्म दिनों में उसकी मूछें तक झुक गई, पहली बार अपने मालिक द्वारा उपेक्षित। जिस दिन एबीसी की तीसरी चिट्ठी आई उस दिन शुक्रवार था। शाम की डाक लगभग 10 बजे आई। जब हमने जाने पहचाने कदमों की आहट और खटखट सुनी तो मैं लेटर बॉक्स तक गया। मुझे याद है कि 4 या 5 चिट्ठियाँ थी। मैंने जो सबसे आखिर में देखी उस पर छपे हुए अक्षर चिपकाए गए थे। पायरो, मैं चिल्लाया और मेरी आवाज़ डूब गई। आ गई क्या? उसे खोलो जल्दी, हर घड़ी कीमती है। हमें अपनी आगे की योजना तय कर लेनी चाहिए। मैंने चिट्ठी फाड़ कर खोल दी। पहली बार पायरो ने मुझे बेतरतीबी के लिए डांटा नहीं और अंदर से टाइप किया गया कागज़ निकाला। पढ़ो, पायरो बोला। मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। बेचारे मिस्टर पायरो, तुम जुर्मों के मामले में इतने भी अच्छे नहीं जितना तुम समझते थे, है ना? देखते हैं अगर इस बार तुम कुछ बेहतर कर पाओ। इस बार आसान है। 30 तारीख को चर्स्टन। इस बारे में कुछ करने की कोशिश करो। जानते हो, अपने ढंग से अपनी ही करते जाना मेरे लिए कुछ उबाऊ है। शुभ शिकार। हमेशा तुम्हारा एबीसी। चर्स्टन। एबीसी गाइड की अपनी प्रति की ओर भागते हुए मैंने कहा, देखिए वो है कहाँ? हेस्टिंग्स। पायरो की तीखी आवाज़ ने मुझे टोका। ये खत लिखा कब गया? क्या उस पर कोई तारीख है? मैंने हाथ में पकड़े खत पर नज़र डाली। 27 को लिखा गया, मैंने घोषणा की। क्या मैंने तुम्हें ठीक सुना हेस्टिंग्स? उसने हत्या की तारीख 30 ही दी है। सही है, मुझे देखने दो। ये, हे भगवान हेस्टिंग्स, क्या तुम्हें एहसास नहीं 30 तारीख आज ही है? उसके हाथ ने दीवार पर कैलेंडर की ओर इशारा किया। मैंने पुष्टि करने के लिए अखबार उठा लिया। लेकिन क्यों, कैसे? मैं हकलाया। पायरो ने फटा हुआ लिफाफा फर्श पर से उठाया। पति के बारे में किसी अजीब चीज़ ने मेरे दिमाग पर हल्का सा असर डाला था, लेकिन मैं पत्र का मजमून जानने के लिए इतना उतावला था कि उसकी ओर उड़ता सा ध्यान ही दिया था। उन दिनों पायरो व्हाइट हेवन मेंशंस में रह रहा था। पता यूँ लिखा था, मिस्टर पायरो, व्हाइट हॉर्स मेंशंस। कोने के आर पार लिखा था, व्हाइट हॉर्स मेंशंस में नहीं, व्हाइट कोट मेंशंस में भी नहीं, व्हाइट हेवन मेंशंस में कोशिश करो। भगवान के लिए हेस्टिंग्स, पायरो धीमे से फुसफुसाया। क्या संयोग भी इस पागल आदमी का साथ दे रहा है? जल्दी जल्दी हमें स्कॉटलैंड यार्ड चलना चाहिए। 1-2 मिनट बाद ही हम फ़ोन पर क्रोम से बात कर रहे थे। अपने पर काबू रखने वाले इंस्पेक्टर ने पहली बार ओह सच में नहीं कहा, बल्कि होठों पर आए अपशब्द जल्दी से दबा दिए। हम जो कह रहे थे उसने सुना और फिर फ़ोन काट दिया ताकि जितनी जल्दी हो सके चर्स्टन से संपर्क स्थापित करे। बहुत देर हो गई, पायरो मुंह में बोला। तुम पक्का नहीं कह सकते? मैंने दलील दी, बिना खास आशा के। उसने घड़ी की ओर देखा। 10:20। 1 घंटा और 40 मिनट बचते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एबीसी ने इतनी देर तक अपना हाथ रोके रखा होगा? मैंने जो रेलवे गाइड ताक पर से उठाई थी उस पर नज़र डाली। चर्स्टन डेवन, मैंने पढ़ा। पैडिंगटन से 204.75 मील, जनसंख्या 656। काफ़ी छोटी जगह लगती है। यकीनन हमारा आदमी वहाँ ध्यान खींचेगा। तब भी एक और ज़िंदगी तो चली जाएगी। पायरो बुदबुदाया। गाड़ियाँ कौन कौन सी है? मुझे लगता है कार से ट्रेन जल्दी पहुँचेगी। आधी रात को एक ट्रेन है।
न्यूटन एबॉट तक स्लीपिंग कार 6:08 पर वहाँ पहुँचती है और फिर जस्टन 7:15 पर। पैडिंगटन से? हाँ, पैडिंगटन से। हम वही लेंगे। हेस्टिंग्स, चलने से पहले तुम्हारे पास आगे की खबर लेने का समय नहीं होगा। हमें आज रात या कल सुबह बुरी खबर मिलती है तो कोई फ़र्क पड़ेगा कि कब मिली? ये भी है। मैंने थोड़ा सा सामान एक सूटकेस में डाल दिया, जबकि पायरो ने एक बार फिर स्कॉटलैंड यार्ड फ़ोन किया। कुछ पल बाद वह बेडरूम में आया और पूछा, ऐसा क्या करने में व्यस्त हो तुम? मैं तुम्हारे लिए सामान पैक कर रहा था, सोचा वक्त बचेगा। तुम ज़्यादा भावुक हो रहे हो हेस्टिंग्स, इससे तुम्हारे हाथों और दिमाग पर असर पड़ता है। क्या कोट तय करने का यह तरीका है? और देखो तुमने मेरे पजामे को क्या किया। अगर हेयर वॉश टूट गया तो उनका क्या होगा? भगवान के लिए पायरो, मैं चिल्लाया, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हमारे कपड़ों का क्या होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे में संयम रखने की काबिलियत नहीं है हेस्टिंग्स। ट्रेन के चलने के समय से पहले हम ट्रेन नहीं पकड़ सकते, और कपड़ों को ख़राब करना कत्ल को रोकने में कोई मदद नहीं करेगा। अपना सूटकेस मुझसे लेकर वो खुद पैकिंग करने लगा। उसने कहा कि हमें खत और लिफाफा अपने साथ पैडिंगटन ले जाना चाहिए। स्कॉटलैंड यार्ड से कोई न कोई हमें वहाँ मिलेगा। जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे तो जो पहला शख्स हमें दिखा वह इंस्पेक्टर क्रोम था। उसने पायरो की सवालिया नज़र का जवाब दिया, अभी तक कोई खबर नहीं। जितने लोग भी उपलब्ध हैं वे सब सावधान हैं। जिन लोगों का नाम सी से शुरू होता है उन सबको जब भी मुमकिन हो फ़ोन पर चेतावनी दी जा रही है। सिर्फ एक संभावना है। वो खत कहाँ है? पायरो ने खत उसे दे दिया। उसने खत को देखा, परखा और मुँह ही मुँह में गाली दी। क्या किस्मत, सितारे भी उस शख्स का साथ दे रहे हैं। तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ऐसा जानबूझकर किया गया? मैंने सुझाया। क्रोम ने न में सिर हिलाया। नहीं, उसके अपने नियम हैं, पागलपन से भरे नियम, और वह उनका पालन भी करता है। पर्याप्त चेतावनी, उसने ये साबित कर दिया है। यहीं पर उसकी शेकीबाजी आती है। अब मैं सोचता हूँ, बल्कि शर्त लगा सकता हूँ कि वह आदमी व्हाइट हाउस विस्की पीता है। न चाहते हुए भी पायरो तारीफ करता हुआ बोला। बोतल उसके सामने होती है और वह अक्षर टाइप करता है। ये तरीका है, क्रोम ने कहा। हम सब ने कभी न कभी यही किया है, बिना सोचे उस चीज़ का अनुसरण जो हमारी आँख के ठीक सामने होती है। उसने वाइट से शुरू किया और हेवन की जगह हॉर्स तक चला गया। हमें एहसास हुआ कि इंस्पेक्टर भी ट्रेन से सफ़र कर रहा था। अगर खुशकिस्मती से कुछ नहीं भी होता तो भी हमें जर्स्टन में होना चाहिए। कातिल वही है, यह कम से कम आज है। यह आखिरी पल तक मेरा एक आदमी फ़ोन पर रहेगा। अगर कहीं कुछ हो जाए। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म से हिली, हमने एक आदमी को दौड़ कर आते हुए देखा। वह इंस्पेक्टर की खिड़की तक आया और कुछ बोला। गाड़ी स्टेशन से बाहर हुई तो पायरो और मैंने गाड़ी के कॉरिडोर से होकर इंस्पेक्टर के स्लीपर डिब्बे पर खटखट की। आपको कोई खबर मिली है? पायरो ने पूछा। जितनी खराब हो सकती थी उतनी खराब। सर कारमाइकल क्लार्क के सिर को कुचला हुआ पाया गया है। हालांकि सर कारमाइकल क्लार्क को आम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, फिर भी वह थोड़ा बहुत प्रतिष्ठित था। वह अपने समय का जाना माना गले का डॉक्टर था। सुविधाओं सहित अपने काम से निवृत्त होने के बाद वो काम कर सकता था जिसमें उसकी अत्यधिक रुचि थी, चीनी मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करना। कुछ सालों बाद अपने एक अंकल से बहुत बड़ी विरासत पा लेने के बाद वह अपने इस शौक को जी भर कर पूरा कर सकता था, और अब वह चीनी कला के जाने माने खजाने का मालिक था। वह शादीशुदा था मगर उसके बच्चे नहीं थे और डेवन समुद्र तट पर खुद बनवाए हुए एक घर में रहता था। सिर्फ कभी कभी खास मौक़ों पर लंदन जाता था, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण नीलामी इत्यादि पर। यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी कि जवान खूबसूरत बेटी बर्नर्ड की मृत्यु के बाद कारमाइकल की मौत वर्षों तक अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी बनी रहेगी। इस तथ्य ने कि यह अगस्त का महीना था और अखबारों को बहुत कम मसाला मिल रहा था, स्थिति को और भी ख़राब कर दिया। पायरो बोला, हो सकता है प्रचार वह काम कर सके जो व्यक्तिगत प्रयास नहीं कर सके। अब पूरा देश एबीसी का इंतज़ार करेगा। बदकिस्मती से वह भी यही चाहता है। मैंने कहा, सही है, मगर हो सकता है यही उसकी बर्बादी की वजह भी हो। सफलता की तसल्ली के बाद वह लापरवाह हो सकता है। मुझे यही उम्मीद है कि शायद उसे अपनी ही चालाकी का नशा हो जाए। यह सब कितना अजीब है पायरो। एक विचार आते ही मैं हैरानी से बोला, जानते हो, यह इस तरह का पहला अपराध है जिस पर तुम और मैं एक साथ काम कर रहे हैं। अभी तक के सारे कत्ल कुछ निजी से रहे हैं। तुम काफ़ी सही हो मेरे दोस्त। अब तक हमेशा ही हमें भीतर से काम करना पड़ा है। मृतक का बीता हुआ कल ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अहम मसले रहे हैं। उसकी मृत्यु से किसको फ़ायदा है? उसके आसपास के लोगों में से किसके पास जुर्म करने का मौका था? बात हमेशा समय पर जुर्म की रही है। हमारे आपसी साथ में पहली बार यह एक क्रूर और अवैयक्तिक हत्या है, बाहर से की गई हत्या। मैं काँप उठा। ये तो काफ़ी भयानक है।
हाँ, मैं तो पहला खत पढ़ते ही समझ गया था कि कुछ गलत है, कुछ उल्टा टेढ़ा। उसने अधीरता से इशारा किया। घबराहट को नहीं आने देना चाहिए। ये किसी आम अपराध से ज़्यादा खराब नहीं है। है है क्या किसी बेगाने की जान लेना किसी अपने की जान लेने से ज़्यादा बुरा है? अपना जो आपका यकीन करता हो, आप पर भरोसा रखता हो। ज़्यादा बुरा है क्योंकि ये पागलपन है। नहीं हेस्टिंग्स, ज़्यादा बुरा नहीं, ज़्यादा मुश्किल है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। ये बेहद ज़्यादा दहलाने वाला है, पायरो सोचते हुए बोला। उसका पता लगाना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो पागलपन है। किसी चतुर सयानी द्वारा किया गया अपराध ज़्यादा उलझा हुआ होता है। यहाँ सिर्फ उसकी सोच पकड़ने की बात है। ये वर्णमाला का मामला, इसमें गलतियाँ है। बस एक, अगर मुझे इसके पीछे की सोच समझ आ जाए तो सब कुछ साफ और आसान हो जाए। उसने सांस खींचकर सिर हिलाया। ये अपराध और नहीं होने चाहिए। मुझे जल्दी ही सच्चाई को देख लेना चाहिए। जाओ हेस्टिंग्स, थोड़ा सो लो, कल बहुत कुछ करना होगा। चर्स्टन, जो एक तरफ ब्रिक्सहम और दूसरी तरफ पैंगटन तथा टार्के के मध्य स्थित है, टॉर्बे के घुमाव के बीचों बीच है। लगभग 10 साल पहले तक वह केवल गोल्फ का मैदान था और मैदान के नीचे एक हरा फैलाव या नीचे समुंदर की तरफ जाता हुआ इंसानी रिहाइश के नाम पर वहाँ सिर्फ खेतों पर बने 1-2 फार्म हाउस थे। लेकिन हाल के वर्षों में चर्स्टन और पैंगटन के बीच काफ़ी इमारतें बनी हैं और पूरा सागर तट छोटे छोटे घरों, बंगलों और नई सड़कों इत्यादि से चिन्हित है। सर कारमाइकल क्लार्क ने लगभग 2 एकड़ की जगह खरीदी थी, जहाँ से बिना किसी रुकावट के समुंदर का नज़ारा दिखता था। जो घर उसने बनाया वह नए फैशन का था, एक सफ़ेद आयताकार घर जो आंखों को भाता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, उन 2 कमरों को छोड़कर जिनमें उसके संग्रह की नुमाइश की जाती थी। हम लगभग 8 बजे वहाँ पहुँचे। स्टेशन पर ही एक पुलिस अधिकारी हमें मिला और मौजूदा हालात की जानकारी दी। मालूम हुआ कि सर कारमाइकल को हर रात खाने के बाद टहलने की आदत थी। जब पुलिस ने 11 बजे के कुछ बाद फ़ोन किया तो पता लगा कि वह तब तक वापस नहीं आया था। चूँकि वह हमेशा एक ही रास्ते पर टहलता था, इसीलिए पुलिस की सर्च पार्टी को उसका शव ढूंढने में देर नहीं लगी। मौत की वजह सिर पर पीछे से किसी भारी चीज़ से चोट लगना था। लाश के ऊपर एक ABC गाइड उल्टी रखी हुई थी। हम लगभग 8 बजे कोम साइड पहुँचे। एक बुजुर्ग बटलर ने दरवाज़ा खोला, जिसके कांपते हाथों और परेशान हाल चेहरे से पता चलता था कि इस दुखद घटना का उस पर कितना असर हुआ था। गुड मॉर्निंग डेवरिल, पुलिस अधिकारी ने कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर वेल्स, लंदन से यही सज्जन आए हैं डेवरिल? इस तरफ सर। वह हमें एक लंबे से खाने के कमरे में ले गया जहां नाश्ता लगा दिया गया था। मैं मिस्टर फ्रैंकलिन को लेकर आता हूँ। 1-2 मिनट के बाद ही एक लंबे, ऊंचे, धूप सेकने से तांबे के रंग जैसे हो गए आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। वो फ्रैंकलिन क्लार्क था, मृतक का इकलौता भाई। उसका हाव भाव आत्मविश्वास से भरे कुशल व्यक्ति का सा था, जिसे अचानक आ पड़ी मुसीबत का सामना करने की आदत हो। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, इंस्पेक्टर वेल्स ने परिचय कराया। ये CID के इंस्पेक्टर क्रोम है, मिस्टर हरक्यूल पायरो, और ये कैप्टन हेटर हेस्टिंग्स, मैंने रुखाई से सुधारा। फ्रैंकलिन क्लार्क ने हम सब से एक एक करके हाथ मिलाया और साथ ही एक तीखी नज़र भी डाली। आइए नाश्ता कीजिए, उसने कहा। हम खाते हुए बात कर सकते हैं। विरोध की कोई आवाज़ नहीं आई और जल्दी ही हम बढ़िया अंडों, बेकन और कॉफ़ी के साथ पूरा न्याय कर रहे थे। फ्रैंकलिन बोला, इंस्पेक्टर वेल्स ने कल रात मुझे हालात का कुछ कुछ अंदाज़ा दे दिया है। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा उटपटांग कहानी आज तक नहीं सुनी। इंस्पेक्टर क्रोम, क्या मैं ये सच में मान लूँ कि मेरा भाई बेचारा किसी पागल हत्यारे का शिकार हो गया, कि यह इस कड़ी में तीसरा कत्ल है और हर बार लाश के पास एक ABC गाइड रख दी गई? ऐसा ही है मिस्टर क्लार्क। लेकिन क्यों? ऐसे अपराध से क्या फ़ायदा हो सकता है, बीमार से बीमार मन के मुताबिक भी? पायरो ने सहमति में सिर हिलाया। आप सीधे मुद्दे पर आ गए हैं मिस्टर फ्रैंकलिन, उसने कहा। इस पड़ाव पर तो अभी कारण ढूंढने का खास फायदा नहीं मिस्टर क्लार्क, इंस्पेक्टर क्रोम ने उत्तर दिया। ये काम तो किसी मनोचिकित्सक का है। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि मुझे अपराधी मानसिकता का कुछ अनुभव है और कारण बेहद नाकाफ़ी होते हैं। अपने आप को दिखाने की इच्छा होती है, आम लोगों की नज़र में चमकने की, कुछ होने की इच्छा। क्या ये सही है मिस्टर पायरो? क्लार्क विश्वास नहीं कर पा रहा था। पायरो से उसका यह पूछना इंस्पेक्टर क्रोम को अच्छा नहीं लगा। सही, मेरा दोस्त बोला।
जो भी है, ऐसा आदमी देर तक बिना पकड़ में आए नहीं रह सकता, क्लार्क सोचता हुआ बोला। आप ऐसा सोचते हैं? आह, वे चालाक है वो लोग। आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा आदमी बाहर से दिखने में बिल्कुल साधारण होता है। वह ऐसे वर्ग से होता है जिसे या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है। मिस्टर क्लार्क, क्या आप मुझे हकीकत बताएंगे? क्रोम ने बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा। ज़रूर। मैं समझता हूँ कि कल आपका भाई तनमन से सामान्य था। उसे कोई ख़ास तरह का ख़त नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे वह परेशान हो। नहीं, मैं कह सकता हूँ कि वह रोज़ की तरह ही था। किसी भी तरह से परेशान या चिंतित नहीं। माफ़ कीजिए इंस्पेक्टर, मैंने ऐसा नहीं कहा। परेशान और चिंतित रहना मेरे बेचारे भाई की आम अवस्था थी। ऐसा क्यों? शायद आपको मालूम नहीं होगा कि मेरी भाभी लेडी क्लार्क की सेहत बहुत ख़राब है। आपस की बात है, वास्तव में उसे कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं और वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। उसकी बीमारी ने मेरे भाई के दिल दिमाग पर बहुत असर किया है। मैं कुछ समय पहले ही पूर्व से लौटा हूँ और अपने भाई में बदलाव देखकर दंग रह गया। पायरो ने बीच में ही सवाल पूछा। मान लीजिए मिस्टर क्लार्क, आपका भाई एक चट्टान के पास गोली लगे हुए पाया जाता या गोली लगने के बाद एक रिवॉल्वर उसके पास पड़ा हुआ पाया जाता, तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता? साफ साफ कहूँ तो मैं झट से इस नतीजे पर पहुँच जाता कि यह खुदकुशी थी। एक बार फिर? पायरो बोल उठा। क्या? अपने आप को दोहराने वाली बात, इसका कोई महत्व नहीं। किसी भी तरह यह खुदकुशी नहीं थी, क्रोम ने रुखेपन से कहा। मिस्टर क्लार्क, मेरा यह भी मानना है कि आपके भाई को शाम को टहलने जाने की आदत थी। बिल्कुल सही, वो हमेशा जाता था, हर रात। जाहिर है कि अगर तेज़ बारिश हो रही हो तब नहीं। घर में हर किसी को इस आदत के बारे में पता था? बेशक। और घर से बाहर? मैं समझा नहीं, आपका बाहर से क्या मतलब है? माली को इसका पता हो सकता है या नहीं भी, मैं नहीं जानता। गांव में? सही सही कहे तो हमारी ये जगह गांव नहीं है। चर्स्टन में डाकघर भी है और छोटे छोटे घर भी है, लेकिन यहाँ कोई गांव या दुकानें नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ घूमता हुआ कोई भी अजनबी आसानी से देख लिया जाएगा। ठीक इसका उल्टा, अगस्त के महीने में दुनिया का यह हिस्सा अजनबियों से भरा होता है। वे हर दिन कारों में, बसों में या पैदल ही ब्रिक्सहैम, टोरके या पैंगटन से आते रहते हैं। बॉटसेंस जो वहाँ पर है, वह हाथ से इशारा करता है, एक बहुत लोकप्रिय बीच है। और एल्बरी को भी। यह एक जानी मानी खूबसूरत जगह है और लोग यहाँ पिकनिक पर आते हैं। काश वे नहीं आते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जून और जुलाई के आरंभ में ये जगह कितनी शांत और सुंदर होती है। तो आपको नहीं लगता कि कोई अजनबी किसी की नज़र में आएगा? अगर वह बिल्कुल ही पागल न हो तो। यह आदमी तो पागल नहीं लगता, क्रोम ने निश्चय से कहा। आप मेरा मतलब समझते हैं मिस्टर क्लार्क? ये आदमी इस जगह पर निगरानी करता रहा होगा और आपके भाई की शाम को घूमने की आदत का पता लगा लिया होगा। वैसे मैं समझता हूँ कि कल किसी आदमी ने घर तक आकर सर कारमाइल से मिलने के लिए तो नहीं कहा होगा। मेरी जानकारी में तो नहीं, लेकिन डेवरिल से पूछते हैं। उसने घंटी बजाई और बटलर से ये सवाल पूछा। नहीं सर कारमाइल से मिलने कोई नहीं आया। मैंने घर के आसपास भी किसी को घूमते हुए नहीं देखा, न ही नौकरानियों ने, क्योंकि मैं उनसे पूछ चुका हूँ। एक पल रुककर डेवरिल ने पूछा। बस इतना ही सर? हाँ डेवरिल, तुम जा सकते हो। बटलर वापस चला गया, दरवाजे में एक युवती को रास्ता देते हुए। वो जैसे ही अंदर आई, फ्रैंकलिन क्लार्क उठकर खड़ा हो गया। ये मिस ग्रे है, जेंटलमैन, मेरे भाई की सेक्रेटरी। लड़की के असाधारण गोरे रंग ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसके बाल राग जैसे रंग के थे, आंखें हल्की स्लेटी और एक प्रकार से चमकता पारदर्शी पीलापन जो अक्सर नॉर्वे और स्वीडन के लोगों में देखने को मिलता है। देखने में वह 27 वर्ष की लगती थी और उतनी ही काबिल भी जितनी सुंदर। क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने बैठते हुए पूछा। क्लार्क उसके लिए एक प्याला कॉफ़ी लाया, लेकिन उसने खाने पीने की कोई भी चीज़ लेने से मना कर दिया। क्या तुम सर कारमाइल का पत्र व्यवहार संभालती थी? क्रोम ने पूछा। हाँ, सारा का सारा। मुझे लगता है कि उनको कभी कोई पत्र एबीसी के हस्ताक्षर के साथ नहीं मिला। एबीसी? उसने सिर हिलाकर इनकार किया। मुझे पूरा यकीन है कि नहीं। उन्होंने कभी अपनी शाम की सैर के वक्त किसी को बेमतलब आसपास मंडराते हुए देखने का जिक्र नहीं किया? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और तुमने खुद भी कोई अजनबी नहीं देखे? बेमतलब घूमते तो नहीं, बेशक,
इन दिनों बहुत से लोग इधर उधर चल फिर रहे होते हैं। अक्सर ही ऐसे लोग दिख जाते हैं जो बिना उद्देश्य गोल्फ लिंक्स में या समुंदर की तरफ जाती सड़कों पर घूम रहे होते हैं। हर साल इन दिनों लगभग जो भी दिखता है अजनबी ही होता है। पायरो ने सोचते हुए सिर हिलाया। इंस्पेक्टर क्रोम ने सर कारमाइकल की रात की सैर की जगह देखने की इच्छा जताई। फ्रैंकलिन क्लार्क आगे आगे चला और मिस ग्रे भी हमारे साथ आ गई। वह और मैं बाकी लोगों से थोड़ा पीछे थे। ये हादसा आप सब लोगों के लिए ज़बरदस्त धक्का रहा होगा, मैंने कहा। अविश्वसनीय लगता है। रात को जब पुलिस का फ़ोन आया तो मैं सोने चली गई थी। मुझे नीचे से आवाज़ें आ रही थी और आखिर मैंने अपने कमरे से निकलकर पूछा, क्या बात थी? डेवरिल और मिस्टर क्लार्क लालटेन लेकर बाहर जा रहे थे। सर कारमाइकल अपनी सैर से अक्सर कब तक वापस आ जाते थे? लगभग 9:45 तक। वो पीछे वाले दरवाजे से खुद ही अंदर आ जाते थे और कभी सीधे सोने चले जाते थे, कभी गैलरी में जहाँ उनका संग्रह था। इसीलिए अगर पुलिस फ़ोन न करती तो तब तक उनके न होने का पता नहीं चलता, जब तक सुबह के समय उन्हें कोई बुलाने नहीं जाता। उनकी पत्नी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा आघात रहा होगा। लेडी क्लार्क को काफ़ी हद तक मॉर्फिया पर रखा जाता है। मेरे ख्याल में तो वे इतनी सुन्न सी रहती है कि उन्हें पता ही नहीं लगता आसपास क्या चल रहा है। हम बगीचे के दरवाजे से निकलकर गोल्फ लिंक्स में आ गए थे। उसके किनारे से होते हुए हम सीढ़ी पार करके एक ढलान वाली घुमावदार सड़क पर पहुंच गए। यह एल्बरी कोव की ओर जाती है, फ्रैंकलिन क्लार्क ने बताया। लेकिन 2 साल पहले एक नई सड़क बनाई गई जो ब्रैडसेंड्स और फिर एल्बरी कोव जाती है। इसीलिए ये सड़क अब तकरीबन सुनसान है। हम सड़क पर आगे चले गए। उसके अंत में एक रास्ता पौधों और कांटेदार झाड़ियों से होता हुआ समुंदर तक चला गया। अचानक हम एक हरी भरी पट्टी पर निकल आए जहाँ से नीचे समुंदर दिखता था और तट के चमकते सफ़ेद पत्थर। चारों ओर गहरे हरे पेड़ नीचे समुंदर तक जा रहे थे। ये एक मनोहर स्थल था, सफ़ेद गहरा हरा और नीलम के रंग का। कितना सुंदर, मैंने हैरानी से कहा। क्लार्क उत्सुकता से मेरी ओर मुड़ा। है ना, जब अपने पास ये है तो लोग विदेश क्यों जाना चाहते हैं। मैं अपने समय में पूरी दुनिया घुमा हूँ, लेकिन इतनी सुंदर जगह कोई और नहीं देखी। फिर जैसे अपनी उत्सुकता पर लज्जित सा होकर वह ज़्यादा स्वाभाविक स्वर में बोला, ये मेरे भाई की रात की सैर की जगह थी। वो यहाँ तक जाता था और फिर दाई ओर की बजाय बाई ओर मुड़कर खेत और मैदान पार करके घर वापस आता था। हम आगे बढ़ते रहे और मैदान के बीचों बीच झाड़ी के पास उस जगह पहुँचे जहाँ लाश पाई गई थी। कुरुम ने सिर हिलाया। काफ़ी आसान। वो आदमी यहाँ अंधेरे में खड़ा होगा। आपके भाई ने कुछ भी नहीं देखा होगा जब तक वार ही नहीं हो गया। मेरे पास खड़ी लड़की काँप उठी। फ्रैंकलिन क्लार्क बोला, रुको थोड़ा, ये बहुत पाशविक है, लेकिन सच्चाई से कतराने का कोई फ़ायदा नहीं। थोरा ग्रे नाम उस पर सही बैठता था। हम घर वापस चले गए जहाँ फ़ोटो के लिए जाने के बाद शव को ले जाया गया था। जैसे ही हम चौड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, एक डॉक्टर हाथ में काला बैग पकड़े एक कमरे से बाहर आया। हमें बताने के लिए कुछ? डॉक्टर, क्लार्क ने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाकर इनकार किया। एकदम सीधा साधा केस। मैं तकनीकी बारीकियाँ तहकीकात के लिए रखूँगा। जो भी हो, उन्हें तकलीफ़ नहीं हुई। मृत्यु तत्काल हो गई थी। वह आगे बढ़ गया। मैं जाकर लेडी क्लार्क को देखता हूँ। अस्पताल की नर्स बरामदे में कुछ आगे बने एक कमरे से बाहर आई और डॉक्टर उसके पास चला गया। हम उस कमरे में चले गए जिसमें से डॉक्टर बाहर आया था। मैं जल्दी ही बाहर आ गया। थोरा ग्रे अभी भी सीढ़ियों के सिरे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। मिस ग्रे, मैं रुक गया। क्या बात है? उसने मेरी ओर देखा। मैं डी के बारे में सोच रही थी। डी के बारे में? मैंने मूर्खता से पूछा। हाँ, अगली हत्या। कुछ करना चाहिए, इसे रोकना होगा। मेरे पीछे पीछे क्लार्क भी कमरे से बाहर आ गया। क्या रोकना होगा थोरा? ये भयानक हत्या है। हाँ, उसका जबड़ा बाहर को भर आया। मैं किसी वक्त मिस्टर पायरो से बात करना चाहता हूँ। क्या क्रोम एक काबिल आदमी है? उसने अचानक शब्द उछाल दिए। मैंने बताया कि वो बहुत होशियार अफसर माना जाता था, लेकिन शायद मेरी आवाज़ में उतना उत्साह नहीं था जितना होना चाहिए था। उसका हाव भाव बेहद आक्रामक है, क्लार्क बोला। लगता है जैसे उसे सब पता है, लेकिन उसे पता है कितना। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, कुछ नहीं। 1-2 पल चुप रहकर उसने फिर कहा, मेरे पैसे के लायक तो मिस्टर पायरो है। मेरे पास एक योजना है, मगर हम उसकी बात बाद में करेंगे। बरामदे में आगे बढ़कर उसने उसी दरवाजे पर दस्तक दी जिससे डॉक्टर भीतर गया था। मैं एक क्षण के लिए हिचकिचाया,
लड़की ठीक अपने सामने एकटक देख रही थी। आप क्या सोच रही है मिस ग्रे? उसने आंखें मेरी ओर उठाई। मैं सोच रही हूँ अब वह कहाँ होगा। मेरा मतलब हत्यारे से है। हत्या हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए। ओह, कोई अच्छे दिव्य दृष्टि वाले नहीं जो देख सके कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है? पुलिस ढूंढ रही है, मैंने कहना शुरू किया। मेरे आम से शब्दों ने जादू तोड़ दिया। थोड़ा ग्रे ने अपने को संजो लिया। हाँ, उसने कहा। बेशक। वो सीढ़ियाँ उतर गई। मैं वहाँ एक पल ज़्यादा रुका रहा, उसके शब्दों को मन ही मन समझता हुआ। ABC, वह इस वक्त कहा था। मिस्टर अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट बाकी दर्शकों के साथ टोरके थिएटर से बाहर आया, जहाँ वह एक अत्यंत भावप्रबल फिल्म देख रहा था, नॉट अ स्पैरो। दोपहर की धूप में बाहर आते ही उसने पलकें झपकाई और खोए हुए कुत्ते की तरह आसपास देखा, जो उसकी खासियत थी। वो अपने आप से ही बोला, ये एक ख्याल है। अखबार बेचने वाले लड़के पास से चिल्लाते हुए गुजरे। ताज़ा खबर, पागल हत्यारा चर्स्टन में। उनके हाथों में इश्तिहार थे जिन पर लिखा था चर्स्टन हत्या, ताज़ा खबर। कस्ट ने अपनी जेब टटोली, एक सिक्का निकाला और अखबार खरीदा, लेकिन उसे तत्काल खोला नहीं। प्रिंसेस गार्डन जाकर वह टोर के सागर तट के सामने एक जगह ओट में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। बड़ी बड़ी सुर्खियाँ थी। सर कारमाइकल क्लार्क की हत्या, चर्स्टन में भयंकर दुर्घटना, मानसिक रूप से बीमार हत्यारे का काम। इसके नीचे लिखा था, केवल 1 महीना पहले पूरा इंग्लैंड बेक्सिल में एक जवान लड़की एलिजाबेथ बर्नर्ड की हत्या हो जाने से स्तब्ध रह गया था। पाठकों को याद होगा कि एक ABC रेलवे गाइड उस केस का हिस्सा थी। सर कारमाइकल क्लार्क के शव के पास भी एक ABC पाई गई और पुलिस का मानना है कि दोनों अपराध एक ही व्यक्ति ने किए हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक पागल हत्यारा हमारे सागर तट की सैरगाहों में खुला घूम रहा है? मिस्टर कस्ट के पास बैठे फलालेन की पैंट और शोक नीली कमीज पहने एक युवक ने टिप्पणी की, खतरनाक मामला। क्यों? कस्ट उछला। बहुत बहुत। युवक ने देखा कि उसके हाथ इस तरह काँप रहे थे कि वह मुश्किल से अखबार पकड़े था। पागलों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, युवक ने गपशप करने के लहजे में कहा। आप जानते हैं, वे हमेशा मूर्ख नहीं लगते, अक्सर मेरे और आपके जैसे लगते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, कस्ट ने कहा। ये सच है, कई बार तो युद्ध उनका दिमाग हिला देता है। आज तक सब कुछ सही नहीं हो पाया। मेरे ख्याल में तुम ठीक कह रहे हो, मुझे युद्ध अच्छे नहीं लगते, युवक बोला। उसका साथी उसकी ओर मुड़ा। मुझे प्लेग, कैंसर और निद्रा रोग अच्छे नहीं लगते, मगर फिर भी वो होते हैं। युद्ध रोके जा सकते हैं, युवक ने यकीन के साथ कहा। कस्ट हंसा और कुछ देर हंसता रहा। युवक कुछ सतर्क हुआ। ये खुद भी थोड़ा पागल है, उसने मन ही मन सोचा। वो बोला, माफ़ी चाहता हूँ सर, मेरे ख्याल में आप युद्ध पर गए होगे। गया था, उसने मुझे अस्थिर कर दिया। तभी से मेरा सिर ठीक नहीं, दुखता ही रहता है, बुरी तरह दुखता है। ओह, मुझे इसके लिए अफसोस है, युवक ने अटपटी आवाज़ में कहा। कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। सच? मुझे अब चलना चाहिए, युवक बोला और जल्दी से उठकर चला गया। वो जानता था जब लोग अपनी सेहत के बारे में बात करते हैं तो कैसे हो जाते हैं। कस्ट अपने अखबार के साथ वही रहा। वह उसे बार बार पढ़ता रहा। लोग उसके सामने से गुजरते रहे। अधिकतर लोग हत्या की बात कर रहे थे। भयंकर। क्या तुम्हें लगता है कि इस सब का चीनियों से कोई वास्ता है? क्या चीनी कैफ़े में एक वेट्रेस? वास्तव में गोल्फ लिंक्स में। मैंने तो सुना कि बीच पर, लेकिन डार्लिंग, हमने कल से ही चाय एल्बरी में। पुलिस उसे ज़रूर पकड़ लेगी। वह अब किसी भी मिनट पकड़ा जा सकता है। काफ़ी मुमकिन है कि वह टोरके में हो। वो दूसरी औरत जिसने उसका खून किया, क्या कहते हैं उसे? कस ने बड़ी सफाई से अखबार की तह लगाई और सीट पर रख दी। फिर वो उठकर आराम से शहर की ओर चल दिया। लड़कियां उसके पास से गुजरी, सफ़ेद, गुलाबी और नीले रंग के फ्रॉक और गर्मियों की पोशाकें पहने। वे हंसती खिलखिलाती रही। उनकी आंखें पास से गुजरने वाले मर्दों को तौलती रही। एक बार भी उनकी आंखें पल भर के लिए कष्ट पर नहीं ठहरी। उसने एक छोटी सी मेज़ पर बैठकर चाय तथा डेवनशायर क्रीम का ऑर्डर दिया। सर कारमाइकल क्लार्क की हत्या के बाद ABC रहस्य खूब मशहूर हो गया। अखबारों में और कुछ नहीं होता था। कई तरह के सुराग मिलने की खबरें आती। बताया जाता कि जल्दी ही गिरफ्तारियां होने वाली थी। हत्या से दूर दूर से संबंधित किसी भी व्यक्ति या जगह की तस्वीर छप जाती। जो भी साक्षात्कार देना चाहता उसका साक्षात्कार छप जाता। संसद में सवाल पूछे जाते। अब एंडोवर हत्या को भी दूसरी दोनों हत्याओं के साथ जोड़ दिया गया।
स्कॉटलैंड यार्ड का मानना था कि अधिक से अधिक प्रचार ही हत्यारे को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा। ग्रेट ब्रिटेन की सारी जनता शौकिया जासूस बन गई। डेली फ्लीकर को यह शीर्षक छापने की प्रेरणा मिल गई, वह आपके शहर में हो सकता है। पायरो इस सब के बीचों बीच था। उसे भेजे गए पत्र छापे भी गए और उनकी कॉपियाँ भी बनाई गई। उसे अपराधों को न रोकने के लिए खूब गालियाँ भी दी गई और ये कहकर उसका बचाव भी किया गया कि वो जल्दी ही कातिल का नाम बताने वाला था। पत्रकार उसे लगातार साक्षात्कार के लिए तंग करते। आज मिस्टर पायरो ने क्या कहा? नीचे बेवकूफ़ियों से भरा आधा स्तंभ होता। मिस्टर पायरो स्थिति को गंभीरता से लेते हैं। मिस्टर पायरो सफलता की कगार पर। मिस्टर पायरो के खास दोस्त कैप्टन हेस्टिंग्स ने हमारे विशेष संवाददाता को बताया। पायरो, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा दोस्त उत्तर देता, मैं जानता हूँ हेस्टिंग्स, जानता हूँ। कहे गए और लिखे गए शब्दों में खाई जैसा अंतर होता है। वाक्यों को ऐसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है कि मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैंने। अपने को परेशान मत करो, इस सब की कोई अहमियत नहीं। हो सकता है ये सब बेवकूफ़ियाँ कुछ मदद ही करे। कैसे? अरे, पायरो ने कहा, अगर हमारा पागल हत्यारा वो पढ़ ले जो डेली ब्लॉग को दिया गया मेरा बयान समझा जाता है तो वो एक विरोधी के रूप में मेरी इज्जत करना छोड़ देगा। हो सकता है मेरे कहने का तात्पर्य ये लग रहा हो कि केस की तहकीकात को लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा था। ठीक इसके विपरीत स्कॉटलैंड यार्ड और पुलिस छोटे से छोटे सुराग के पीछे भाग रही थी। अपराध की जगहों के आसपास दूर दूर तक सारे होटलों, छात्रावासों और किराए के घरों को चलाने वालों से बारीकी से पूछताछ की जा रही थी। सैकड़ों कल्पनाशील लोगों की कहानियों की छानबीन की जा रही थी, जैसे कि उन्होंने एक संदिग्ध से लगने वाले आदमी को इधर उधर आंखें घुमाते हुए देखा या एक डरावने आदमी को लुकते छिपते जाते हुए देखा। छोटी से छोटी जानकारी को भी अनदेखा नहीं किया गया। रेलगाड़ियाँ, बसें, ट्राम, कुली, बस कंडक्टर, किताबों की दुकानें, लेखन सामग्री विक्रेता, पूछताछ और तहकीकात का अटूट सिलसिला जारी था। कम से कम 20 लोगों को पूछताछ के लिए तब तक रुका गया जब तक वे पुलिस को उस रात अपनी गतिविधियों के बारे में यकीन नहीं दिला पाए। कुछ नतीजे बिल्कुल ही कोरे नहीं थे। कुछ बयानों को उपयोगी समझकर लिख लिया गया, लेकिन बिना किसी और सबूत के वो कहीं पहुंचा नहीं पाए। अगर क्रोम और उसके साथी हारने वाले नहीं थे तो पायरो मुझे अजब ढंग से ढीला लगा। जब तब हमारी बहस हो जाती। लेकिन मेरे दोस्त, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? रोज़मर्रा की पूछताछ पुलिस मेरे से बेहतर कर लेती है। तुम हमेशा यही चाहते हो कि मैं कुत्ते की तरह भागता रहूं, जिसकी बजाय तुम घर पर बैठ जाते हो जैसे एक अक्लमंद शख्स। हेस्टिंग्स, मेरी ताकत मेरे दिमाग में है। हर वक्त जब तुम समझते हो कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ। सोच रहे होते हो? ये सोचने का वक्त है। हाँ, 1000 बार कहा हाँ। लेकिन सोचने का फ़ायदा? तुम्हें तीनों कोनों के तथ्य जुबानी याद है। मैं तथ्यों के बारे में नहीं, एक पागल के दिमाग के बारे में सोचता हूँ। एक पागल के दिमाग के बारे में? बिल्कुल। उसे एक पल में नहीं समझा जा सकता। जब मुझे ये समझ आ जाएगा कि वो कैसा आदमी है तो ये भी पता लग जाएगा कि वह कौन है। और हर वक्त मैं कुछ न कुछ सीखता हूँ। एंडोवर कत्ल के बाद हमें कातिल के बारे में क्या पता लगा? तकरीबन कुछ नहीं। बेक्सिल अपराध के बाद थोड़ा सा कुछ और। जस्टन हत्या के बाद कुछ और। शायद तुम न देखना चाहो, लेकिन मुझे एक रूपरेखा दिखने लगी है। किसी चेहरे या आकृति की नहीं, बल्कि एक दिमाग की रूपरेखा। एक दिमाग जो किसी खास दिशा में काम करता है। अगले अपराध के बाद। पायरो, मेरे दोस्त ने मुझे तटस्थता से देखा। हाँ हेस्टिंग्स, मेरे ख्याल में ये तय है कि एक और अपराध होगा। बहुत कुछ सही मौके पर निर्भर करता है। आज तक तो हमारा अनदेखा अनजाना किस्मत वाला रहा। हो सकता है इस बार उसकी किस्मत पलट जाए। हर हालत में अगले अपराध के बाद हमें कुछ पता लग जाएगा। अपराध भयानक रूप से बहुत कुछ दिखाता है। अपना ढंग जैसे भी चाहे बदलने की कोशिश करो। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे सोचने का ढंग और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कर्मों से प्रकट होगी ही। कुछ उलझाने वाले संकेत भी होते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे दो दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, मगर जल्दी ही रूपरेखा साफ हो जाएगी और मैं जान जाऊंगा कि वह कौन है। नहीं हेस्टिंग्स, मुझे उसका नाम और पता नहीं मालूम होगा। मैं जान जाऊंगा कि वह किस तरह का आदमी है। और फिर मैं मछली पकड़ने जाऊंगा। मैं कुछ नहीं समझा तो वह कहता रहा, तुम समझते हो ना हेस्टिंग्स, मछुआरे को पता होता है कि किस तरह की मछली को कैसा चारा डाला जाए। मैं सही प्रकार का चारा डालूंगा। और
और फिर तुम भी उस उम्दा क्रोम जितने ही बुरे हो जो हमेशा हाँ हाँ अच्छा अच्छा कहता रहता है। अरे फिर यह कि वो जाल में उलझ जाती है और कांटे में फंस जाती है और फिर हम रस्सी खींच लेते हैं और इस बीच दाएं बाएं लोग मरते रहते हैं। 3 लोग, जबकि हर हफ्ते 120 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। वो दूसरी बात है। मरने वालों के लिए शायद एक ही बात है, बाकी लोगों, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए ज़रूर फ़र्क है। लेकिन इस केस में मुझे एक बात की खुशी है। ज़रूर, चलो खुशी की कोई बात तो सुने। ताने मारना बेकार है। मुझे खुशी है कि इस केस में बेगुनाहों को खुद को गुनाह के साये में खड़े पाने की पीड़ा नहीं है। क्या यह बदतर नहीं? नहीं, 1000 बार नहीं। शक के माहौल में जीने से ज़्यादा तकलीफ दे और कुछ नहीं। हर वक्त अपने पर टिकी आंखों को देखना, उनमें बसे प्यार को डर में बदलते देखना, अपनों पर शक करने से ज़्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं। ये जहरीला है, हवा में भरे जहर जैसा। कम से कम हम एबीसी पर बेगुनाहों की ज़िंदगी में जहर भर देने का दोष नहीं मर सकते। तुम जल्दी ही उसके लिए बहाने ढूंढने लगोगे, मैंने कड़वाहट से कहा। क्यों नहीं? हो सकता है वह खुद को सही समझता हो सकता है कि अंत में हमें भी उसकी ही सोच से हमदर्दी हो जाए। पायरो, सच में? ओह, मैंने तुम्हें चौंका दिया। पहले मेरा आलस और फिर मेरे विचार। मैंने बिना जवाब दिए सिर इधर से उधर हिलाया। 1-2 मिनट बाद पायरो बोला, मेरे पास एक योजना है जो तुम्हें पसंद आएगी, क्योंकि उसमें निठल्ले बैठने की बजाय कुछ करना होगा। उसमें बहुत सी बातचीत भी होगी और सोचना लगभग नहीं के बराबर। मुझे उसका कहने का अंदाज खास पसंद नहीं आया। वो क्या है? मैंने सावधानी से पूछा। दोस्तों, रिश्तेदारों और नौकरों को जितनी जानकारी है वो निकलवाना। तुम्हें शक है कि वह कुछ छुपा रहे हैं? जानबूझकर नहीं, लेकिन जानकारी देने में हमेशा चुनाव होता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कल का पूरा हाल बताओ तो शायद तुम कहोगे मैं 9 बजे उठा, 9:30 नाश्ता किया, मैंने अंडे और बेकन खाए, क्लब गया, वगैरह वगैरह। तुम ये नहीं जोड़ोगे मेरा नाखून टूट गया और मुझे वो काटना पड़ा, मैंने शेव के लिए पानी मंगवाया, मैंने मेज़ पोश पर थोड़ी सी कॉफ़ी गिरा दी, अपने हैट को बुरुश से साफ करके पहना। कोई हर एक बात नहीं बता सकता, इसीलिए हम चुनाव करते हैं। कत्ल के वक्त लोग वही बताते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन अक्सर वे गलत सोचते हैं। और सही बातों पर कैसे पहुंचा जाए? जैसे मैंने अभी कहा, सिर्फ बातचीत से, किसी घटना या व्यक्ति या दिन की बार बार चर्चा करके। अतिरिक्त बातें ज़रूर निकल जाएगी। किस तरह की अतिरिक्त बातें? जाहिर है कि मुझे पता नहीं तो मैं पता लगाने की कोशिश न करता। लेकिन अब मामूली बातों को अपना महत्व वापस पाने के लिए काफ़ी समय बीत चुका है। और यह एक तो गणित के उसूलों के खिलाफ है कि 3 हत्याओं में एक भी तथ्य या बात ऐसी न हो जो केस के बारे में जानकारी दे। कोई न कोई ऐसी मामूली सी घटना या टिप्पणी ज़रूर होगी जो एक संकेत हो। मैं मानता हूँ कि यह घास के ढेर में सुई को ढूंढने जैसा है, मगर मुझे पक्का यकीन है कि घास के ढेर में सुई है ज़रूर। मुझे ये सब बहुत अस्पष्ट सा लगा। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी अक्ल तो एक नौकरानी की अक्ल जितनी तेज भी नहीं है। उसने एक खत मेरी ओर फेंक दिया। लिखाई स्कूल के छात्र की तरह तिरछी थी। डियर सर, आशा है आप मुझे आपको लिखने की आज़ादी लेने के लिए माफ़ करेंगे। मैं बेचारी आंटी की तरह इन 2 भयंकर हत्याओं के बारे में सोचती रही हूँ। लगता है जैसे हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने उस युवती की तस्वीर अखबार में देखी। मेरा मतलब उस युवती से है जो उस लड़की की बहन है जिसकी बेक्सिल में हत्या हुई है। मैंने साहस करके उसे लिख दिया कि मैं लंदन आ रही हूँ और पूछा कि क्या मैं उससे या उसकी माँ से मिल सकती हूँ, क्योंकि 1 से 2 भले, और मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगूंगी। बस इतना पता लगाने के लिए कि वह शैतान कौन है, और शायद हम जो कुछ भी जानते हैं वो बताने से जल्दी ही कुछ पता लग जाए। लड़की ने बहुत अच्छा जवाब लिखा और बताया कि कैसे वह एक दफ्तर में काम करती थी और हॉस्टल में रहती थी, मगर उसने सुझाव दिया कि मैं आपको लिखूं, और उसने ये भी बताया कि वह भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी जैसा मैं। उसका कहना था कि हम दोनों एक ही नाव में थे और हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये बताने के लिए लिख रही हूँ कि मैं लंदन आ रही हूँ और मेरा पता ये है। आशा है मैं आपको परेशान नहीं कर रही। सादर, मेरी ड्रोर। मेरी ड्रोर एक बहुत बुद्धिमान लड़की है, पायरो बोला। उसने एक और पत्र उठा लिया। इसे पढ़ो। फ्रैंकलिन क्लार्क की लिखी हुई एक पंक्ति थी। वह लंदन आ रहा था और अगर असुविधा न हो तो अगले दिन पायरो से मिलने आएगा। घबराओ मत प्यारे, पायरो बोला। लड़ाई शुरू होने वाली है। फ्रैंकलिन क्लार्क अगली दोपहर 3 बजे पहुंचा और बिना इधर उधर की बात किए सीधा मुद्दे पर आ गया।
मिस्टर पायरो, मैं खुश नहीं। मुझे कोई शक नहीं कि क्रोम एक काबिल अफसर है, मगर ईमानदारी से कहूँ तो वो मुझे गुस्सा दिला देता है। उसका सब कुछ जानता हूँ वाला रवैया। जब चर्स्टन में थे तो मैंने आपके इन दोस्त को बताया था कि मेरे मन में क्या था, मगर मुझे अपने भाई के बहुत से काम निपटाने थे और मैं समय नहीं निकाल पाया। मिस्टर पायरो, मेरा ख्याल है कि हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो हेस्टिंग्स हमेशा कहता रहता है, बल्कि सीधे आगे बढ़ना चाहिए। हमें अगले अपराध के लिए तैयार होना चाहिए। तो आप सोचते हैं कि अगला अपराध होगा? आप नहीं सोचते? ज़रूर, मैं व्यवस्थित हो जाना चाहता हूँ। मुझे सही सही अपना विचार बताइए। मैं एक खास तरह का दल चाहता हूँ जो आपके अधीन काम करे, जिसमें मृतकों के दोस्त और रिश्तेदार हो। अच्छा विचार है। मुझे खुशी है कि आपको पसंद है। हम लोग मिलकर सोचें तो ज़रूर कुछ न कुछ हाथ लग जाएगा। वैसे भी जब अगली धमकी आएगी तब सही जगह पर होने के कारण हम में से एक, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा बहुत संभव है, लेकिन हो सकता है कि हम में से एक किसी ऐसे आदमी को पहचान ले जो घटनास्थल पर मौजूद रहा हो। मैं समझता हूँ मिस्टर क्लार्क, मगर याद रखिए कि दूसरे मृतकों के रिश्तेदार और दोस्त जीवन में आपके वर्ग से नहीं हैं। वे नौकरी पेशा है, और अगर उन्हें थोड़ी छुट्टी भी मिलती है तो। फ्रैंकलिन क्लार्क ने बीच में ही टोक दिया। यही बात है, मैं अकेला ही ऐसा आदमी हूँ जो खर्चा उठाने की स्थिति में है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत धनवान हूँ, मगर मेरा भाई अमीर आदमी था और सब कुछ अंततः मेरे पास ही आएगा। मैं एक विशेष दल बनाना चाहता हूँ जिसके सदस्यों को उनके काम के लिए वही रकम दी जाएगी जितनी उन्हें आमतौर पर मिलती है, साथ में जो भी अतिरिक्त खर्च हुआ हो। आप क्या चाहते हैं? इस दल में कौन कौन हो? मैं ये सोच चुका हूँ। सच तो यह है कि मैंने इस बारे में मिस मेगन बर्नर्ड को लिखा था। एक तरह से ये उसका भी विचार है। मेरा सुझाव है कि मैं मिस बर्नर्ड और डोनाल्ड फ्रेजर, जो मृतिका का मंगेतर था, इस दल में हो। एंडोवर वाली उस औरत की एक भांजी भी। मिस बर्नर्ड को उसका पता मालूम है। मुझे नहीं लगता कि उसका पति हमारे काम का होगा। मैंने सुना है कि वो अक्सर नशे में धुत रहता है। मुझे ये भी लगता है कि बेटी बर्नर्ड के माता पिता काम करने के लिए कुछ ज़्यादा बूढ़े हैं। और कोई नहीं? और मिस ग्रे? कहते कहते वो कुछ लाल हो गया। ओह, मिस ग्रे। पायरो के अतिरिक्त दुनिया में और कोई भी इस तरह दो शब्दों में ही व्यंग का हल्का सा पुट नहीं भर सकता। फ्रैंकलिन क्लार्क की उम्र लगभग 35 वर्ष कम लगने लगी। वह अचानक स्कूल में पढ़ते लड़के की तरह झेपू लगने लगा। देखिए, मिस ग्रे मेरे भाई के साथ 2 वर्ष से थी। वह इस जगह और यहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानती है। मैं तो 1.5 साल से बाहर था। पायरो ने उस पर रहम खाकर बातचीत को दूसरी ओर मोड़ दिया। आप तो पूर्व में रहे हैं ना, चीन में? हाँ, मेरा काम घूम घूम कर अपने भाई के लिए सामान खरीदना था। ये तो बहुत दिलचस्प रहा होगा। ओह मिस्टर क्लार्क, मुझे आपका विचार बहुत पसंद है। मैं कल ही हेस्टिंग्स को कह रहा था कि हत्याओं से संबंधित लोगों का दोबारा मिलना बहुत ज़रूरी है। सारी बातों को याद करके एक साथ जोड़ना और उनकी तुलना करना ज़रूरी है। जो भी हो, बात करना ज़रूरी है। बात करना और फिर बात करना। किसी सीधी सी बात से ही रोशनी दिखाई दे सकती है। चंद दिनों बाद ही यह खास दल पायरो के आवास पर मिला। जब सब आज्ञाकारी भाव से पायरो की ओर देखते हुए बैठे थे, जो बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन की तरह मेज़ पर मुख्य स्थान पर बैठा था, तो मैं उनके पास से गुजरा, ध्यान से देखते हुए और अपने मन पर पड़ी पहली छाप को पक्का करते हुए या सुधारते हुए। तीनों लड़कियां असाधारण रूप से आकर्षक। थोरा ग्रे का अद्भुत गोरा रंग, मेगन बर्नर्ड का सांवला आकर्षण, उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों सा निश्चल चेहरा, काले कोट और स्कर्ट में सुंदर और दमकते चेहरे वाली मेरी ड्रोअर, लंबा ऊंचा तांबे के रंग का बातूनी फ्रैंकलिन क्लार्क और चुपचाप रहने वाला डोनाल्ड फ्रेजर ठीक एक दूसरे के विपरीत थे। पायरो अपने आप को रोक नहीं पाया और एक छोटा सा भाषण दे डाला। आप जानते हैं हम यहाँ किस लिए हैं। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है, अपने अलग ढंग से मैं भी। लेकिन ये उन लोगों का दोबारा मिलन है जो मरने वालों को निजी स्तर पर जानते हैं, जिससे ऐसे परिणाम निकल सकते हैं जो बाहर से की गई तहकीकात से नहीं निकल सकते। हमारे पास 3 हत्याएं हैं, एक बुजुर्ग औरत, एक जवान लड़की और एक बूढ़ा आदमी। सिर्फ एक चीज़ इन तीनों लोगों को जोड़ती है, वह यह कि एक ही व्यक्ति ने इनको मारा है। इसका मतलब है कि वह एक आदमी इन तीनों अलग अलग जगहों पर था और ज़रूर काफ़ी लोगों द्वारा देखा गया होगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वह एक पागल है जिसका पागलपन बहुत बढ़ चुका है। ये भी तय है कि उसके बाहरी रूप और हाव भाव से इस बात का पता नहीं चलता।
और इस आदमी में, मैं आदमी कह रहा हूँ मगर याद रहे औरत भी हो सकती है, पागलपन की सारी चालाकी भी है। अब तक वह अपने सारे निशान मिटाने में सफल रहा है। पुलिस के पास कुछ धुंधले संकेत है, लेकिन ऐसा ठोस कुछ नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। फिर भी कुछ संकेत ऐसे होंगे जो धुंधले नहीं, स्पष्ट है। एक बात, ये कातिल बेक्सिल आधी रात को नहीं आया और उसे सागर किनारे बी अक्षर से नाम शुरू होने वाली एक लड़की यूं ही टहलती हुई आसानी से नहीं मिल गई। क्या हमें इस सब में जाना ज़रूरी है? ये कहने वाला डोनाल्ड फ्रेजर था। शब्द जैसे किसी भीतरी पीड़ा के दबाव से निकले थे। उसकी ओर मुड़ते हुए पायरो ने कहा, हर बात में जाना ज़रूरी है साहिब। यहाँ आप अपनी भावनाओं को बचाने के लिए, सोचने से बचने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अगर ज़रूरी हो तो मामले की तह तक जाने के लिए, उन्हें दुखाने के लिए आए हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, इत्तेफाक ने एबीसी को कत्ल करने के लिए बेटी बर्नर्ड नहीं दी। यह उसका अपना चुनाव होगा, इसीलिए सोचा समझा हुआ। कहने का मतलब है उसने पहले से ही जगह को अच्छी तरह देखा भाला होगा। उसने कई बातों की जानकारी ली होगी। एंडोवर में अपराध करने का सबसे अच्छा वक्त, बेक्सिल का पूरा परिदृश्य, चर्स्टन में सर कारमाइल की आदतें। कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कोई संकेत नहीं, हल्का सा भी, जिससे उसकी पहचान हो सके। मेरा मानना है कि आप में से एक, मुमकिन है हर कोई, कुछ ऐसा जानता है जो उसे पता नहीं कि उसे पता है। देर सवेर आप लोगों के आपसी सहयोग की वजह से कुछ न कुछ तो सामने आएगा और ऐसा महत्व पा लेगा जिसकी इस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एक चित्र पहेली की तरह है। आप में से हर एक के पास चित्र का एक एक टुकड़ा हो सकता है, बिना आपके जाने, लेकिन जिनको जोड़ा जाए तो वो पूरे चित्र का एक हिस्सा तो साफ बना देंगे। केवल शब्द, मेगन बर्नर्ड बोली। हैं? पायरो ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसको देखा। जो आप कह रहे हैं वो केवल शब्द है, उसका कोई मतलब नहीं। वह उसी निराशा भरी तीव्रता से बोली जिसके साथ मैं उसके व्यक्तित्व को जोड़ने लग गया था। मैडम, शब्द विचारों का बाहरी पहनावा होता है, मेरे ख्याल में मतलब है। मेरी ड्रोवर बोली, कई बार आप बात करते समय ही अपना रास्ता साफ साफ देख पाते हैं। कई बार आपके जाने बिना ही कि ये कैसे हुआ, आपके विचार तय हो जाते हैं। बात करना कहीं न कहीं पहुंचाता ज़रूर है। अगर कम से कम बोला हुआ जल्दी सुधारा जा सकता है को मानकर चले तो हमें इस वक्त ठीक इससे उल्टे की ज़रूरत है। फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। आपका क्या कहना है मिस्टर फ्रेजर? मिस्टर पायरो, आप जो कह रहे हैं मुझे उसे व्यवहार में ला पाने के बारे में शक है। तुम क्या सोचती हो थोड़ा? मैं सोचती हूँ कि किसी मुद्दे पर बातचीत करना अच्छा नियम है। मेरा ख्याल है कि आप सब हत्या से पहले की अपनी यादों को फिर से दोहराए। क्या आप शुरू करेंगे मिस्टर क्लार्क? देखता हूँ। जिस सुबह कार की हत्या हुई, मैं जल विहार करने गया था। मैंने 8 मछलियाँ पकड़ी। खाड़ी बहुत सुंदर है। दोपहर का खाना घर पर खाया। आयरिश स्टू था, मुझे याद है। झूले में सोया, फिर चाय। कुछ चिट्ठियाँ लिखी। डाक निकलने के वक्त लेटर बॉक्स तक पहुँच नहीं पाया, इसीलिए उन्हें डाक में डालने के लिए गाड़ी चलाकर पैंगटन गया। फिर रात का खाना। और यह कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं कि मैंने ई नेस्बिस्ट की एक किताब पुनः पढ़ी जो मैं बचपन में पढ़ा करता था। फिर टेलीफोन की घंटी बजी। इसके आगे की ज़रूरत नहीं। अब सोचिए मिस्टर क्लार्क, क्या आपको सुबह समंदर की तरफ जाते हुए रास्ते में कोई मिला था? बहुत से लोग। क्या आपको उनके बारे में कुछ याद है? इस वक्त तो कमबख्त कुछ भी याद नहीं। पक्का? चलो देखते हैं। मुझे एक बहुत मोटी औरत याद है। उसने धारीदार रेशमी पोशाक पहन रखी थी और मैंने सोचा क्यों, उसके 2 बच्चे भी थे। 2 नौजवान एक कुत्ते के साथ खेलते हुए, उसके लिए पत्थर फेंकते हुए। ओह हाँ, पानी में नहाती एक जवान लड़की जिसके हल्के रंग के बाल पानी में ची ची की आवाज़ कर रहे थे। अजीब बात है, चीज़ें कैसे याद आ जाती है, जैसे एक तस्वीर बन रही हो। दिन में बाद में बगीचा, डाक के लिए जाते समय। माली पानी दे रहा था। डाक के लिए जाते समय एक साइकिल सवार को लगभग टक्कर ही मार दी। बेवकूफ़ औरत, लड़खड़ाती हुई और किसी दोस्त से चिल्लाकर बात करती हुई। मेरे ख्याल में बस इतना ही। पायरो मिस थोरा ग्रे की ओर मुड़ा। मिस ग्रे? थोरा ग्रे ने अपनी स्पष्ट आवाज़ में उत्तर दिया। सुबह मैंने सर कारमाइकल को पत्र लिखा, घर संभालने वाली नौकरानी से बात की, दोपहर को सिलाई का काम किया और खत लिखे। बहुत आम सा दिन था। रात को सोने भी जल्दी चली गई।
मुझे हैरानी हुई कि पायरो ने आगे कुछ नहीं पूछा। वो बोला, मिस बर्नर्ड, क्या आप अपनी बहन से आखिरी मुलाकात को याद कर सकती है? उसकी मौत से लगभग एक पखवाड़ा पहले हुई होगी। मैं शनिवार इतवार के लिए घर आई थी। मौसम अच्छा था। हम हेस्टिंग्स स्विमिंग पूल गए थे। आपने ज़्यादातर क्या बातें की? मैंने अपने विचार उसे बता दिए, मेगन ने कहा। उसके अलावा और क्या? उसने किस बारे में बात की? लड़की ने याद करने की कोशिश में भवें सिकोड़ी। उसने पैसे की तंगी के बारे में बात की, एक हैट और गर्मी में पहनने वाले 2 फ्रॉकों के बारे में जो उसने तभी खरीदे थे। उसने ये भी कहा कि वो कैफ़े में काम करने वाली लड़की माइली हिगली को नापसंद करती थी और हमने कैफ़े चलाने वाली औरत मेरियन की हंसी भी उड़ाई थी। और कुछ मुझे याद नहीं। उसने किसी मर्द का जिक्र नहीं किया? माफ़ कीजिए मिस्टर फ्रेज़र, जिसे वो मिलती हो। मुझसे वो ऐसा जिक्र कभी नहीं करती, मेगन ने रुखाई से कहा। पायरो ने लाल बालों और चौड़े जबड़े वाले आदमी को संबोधित किया। मिस्टर फ्रेज़र, मैं चाहता हूँ आप मन को समय में पीछे ले जाए। आपने बताया कि आप उस शाम कैफ़े में गए थे। आपका पहला इरादा तो यही था कि वहीं बैठकर बेटी के बाहर आने का इंतज़ार करें। क्या आपको कोई भी व्यक्ति याद है जिसे आपने देखा जिस समय आप वहाँ इंतज़ार कर रहे थे? बहुत से लोग तट पर सैर कर रहे थे। मुझे उनमें से कोई भी याद नहीं। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप वाकई याद करने की कोशिश कर रहे हैं? मन कितना भी ख्यालों में खोया हो, आँख आदतन कुछ न कुछ देख लेती है, बिना अक्ल इस्तेमाल किए, मगर सही सही। युवक ने हट से कहा। मुझे कोई याद नहीं। पायरो सांस खींचकर मेरी ड्रॉअर की ओर मुड़ा। मैं समझता हूँ आपको अपनी आंटी की चिट्ठियाँ आती थी। जी हाँ सर। आखिरी बार कब आई थी? हत्या से 2 दिन पहले सर। क्या लिखा था उसमें? आंटी ने लिखा था कि वह शैतान आया था और आंटी ने उसे डांट कर भगा दिया। इन शब्दों के लिए माफ़ करिएगा सर। यह भी कि बुधवार को वो मेरा इंतज़ार करेगी। वो मेरा छुट्टी का दिन होता है सर। और आंटी ने कहा कि हम पिक्चर देखने जाएंगे। उस दिन मेरा जन्मदिन था सर। शायद उस छोटे से उत्सव का ख्याल मेरी ड्रॉअर की आंखों में अचानक पानी ले आया। उसने सिसकी दबाई और उसके लिए माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कीजिए सर, मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती। रोने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आंटी का ख्याल, हम दोनों के साथ होने का, उस खुशी का ख्याल। उस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया सर। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। हमेशा छोटी छोटी बातें ही हमें परेशान करती है, खासकर कोई तोहफा वगैरह, कुछ भी खुशगवार बात। मैंने एक बार एक औरत को सड़क दुर्घटना में कुचले जाते देखा। उसने नए जूते खरीदे थे। मैंने उसे वहाँ गिरे पड़े देखा और फटे हुए पार्सल को भी, जिसमें से वह अजीब से ऊंची एड़ी वाले जूते झांक रहे थे। उसने मुझे हिला दिया। वो इतने दयनीय लग रहे थे। अचानक मेगन गर्मजोशी से बोली, ये सच है, बिल्कुल सच। बेटी के मरने के बाद भी ऐसा ही हुआ था। माँ ने उसके लिए मोज़े खरीदे थे। उसी दिन माँ बेचारी बिल्कुल टूट गई। मैंने उसे मोज़े पकड़े रोते हुए देखा। वो बार बार कहती, मैंने ये बेटी के लिए खरीदे थे और उसने इन्हें देखा तक नहीं। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप गई। वह सीधे फ्रैंकलिन क्लार्क की ओर देखती हुई आगे को झुकी। अचानक उनके बीच परस्पर हमदर्दी उभर आई, तकलीफ़ में अपनापन। मैं जानता हूँ, वो बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसी बातें जिन्हें याद करना ही दुखदाई है। डोनाल्ड फ्रेज़र बेचैनी से हिला। थोरा ग्रे ने बातचीत का रुख बदल दिया। क्या हम आगे के लिए कोई योजना नहीं बना रहे? उसने पूछा। बेशक, फ्रैंकलिन क्लार्क ने आम लहजे में कहा। मैं समझता हूँ कि जब वह घड़ी आएगी, यानी जब चौथा खत आएगा, हमको अपनी अपनी ताकत एक दूसरे के साथ मिला लेनी चाहिए। तब तक हम सब अलग अलग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मुझे पता नहीं, अगर मिस्टर पायरो को लगता है कि ऐसा कुछ है जो तहकीकात में फ़ायदा करे, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ, पायरो बोला। बहुत अच्छा, मैं उन्हें लिख लेता हूँ। उसने नोटबुक निकाल ली। कहिए मिस्टर पायरो। नंबर 1, हो सकता है उस वेट्रेस मिस हिगली को कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो। 1, माइली हिगली। फ्रैंकलिन क्लार्क ने लिखा। मैं काम करने के 2 तरीकों का सुझाव देता हूँ। मिस बर्नर्ड, तुम आक्रामक तरीका आजमा सकती हो। आपको लगता है कि वह मेरे हाव भाव के अनुरूप है? उस लड़की से झगड़ा मोल ले लो। कहो कि तुम्हें मालूम है कि वह तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करती थी और यह कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे एक दूसरे पर दोष लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो तुम्हें बता देगी कि तुम्हारी बहन के बारे में उसकी क्या राय थी।
कोई अहम बात सामने आ सकती है। और दूसरा तरीका, मिस्टर फ्रेज़र, क्या मैं ये सुझाव दे सकता हूँ कि आप उस लड़की में दिलचस्पी दिखाने लग जाए? क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं, बस जांच का एक तरीका हो सकता है। क्या मैं अपना हाथ आजमाऊँ? फ्रैंकलिन ने पूछा। मुझे काफ़ी अनुभव है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आपको अपने काम भी देखने हैं, थोरा ग्रे ने तल्खी से कहा। फ्रैंकलिन का मुंह लटक गया। हाँ, वो बोला, है तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि अभी वहाँ करने को बहुत कुछ है। पायरो ने कहा। उसके लिए मिस ग्रे ज़्यादा उपयुक्त है, थोरा ग्रे ने उसे टोका। देखिए मिस्टर पायरो, मैंने डेवन हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ओह, मैं ये बात समझा नहीं था। मिस ग्रे सब कुछ व्यवस्थित करने में मेरी मदद करने के लिए रुक गई, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। लेकिन जाहिर है कि वो लंदन में काम करना ज़्यादा पसंद करेगी। पायरो ने दोनों पर एक तीखी नज़र डाली। लेडी क्लार्क कैसी है? उसने पूछा। थोरा ग्रे के गालों पर उभरा हल्का सा रंग देखते देखते मैंने क्लार्क के उत्तर को मुश्किल से चुना। काफ़ी ख़राब है। वैसे मिस्टर पायरो, मैं सोच रहा था अगर आप डेवन जाकर उन्हें देख सके। मेरे वहाँ से आने से पहले उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। वह अक्सर लोगों को लगातार 2 दिन से ज़्यादा नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप ये जोखिम लेना चाहे तो बेशक मेरे खर्चे पर ही। ज़रूर मिस्टर क्लार्क, परसों का दिन तय करें। बहुत अच्छा, मैं नर्स को बता दूंगा और वह बेहोशी लाने वाली दवा को उसी हिसाब से देगी। पायरो ने मेरी से कहा। और तुम? मैं सोचता हूँ कि तुम एंडोवर में ही काम कर सकती हो। बच्चों को टटोलो। बच्चों को? हाँ, बच्चे अजनबियों से आसानी से बात नहीं करते, मगर जिस गली में तुम्हारी आंटी रहती थी वहाँ तुम आसानी से पहचानी जाती हो। उस समय बहुत से बच्चे वहाँ खेल रहे थे। हो सकता है उन्होंने देखा हो तुम्हारी आंटी की दुकान में कौन आया गया। मैं और मिस ग्रे क्या करें? क्लार्क ने पूछा। अगर मैं बेक्सिल नहीं जा सकता तो? मिस्टर पायरो, थोरा ग्रे बोली। तीसरे खत पर डाक टिकट कहा था? पुटनी का, वो सोचती हुई बोली। SW15 पुटनी, यही ना? हैरानी है कि अखबारों ने इसके हिज्जे सही लिखे। ये इस बात का संकेत है कि ABC लंदन वासी है। लगता तो यही है। उसे बाहर खींचा जा सकता है, क्लार्क ने कहा। मिस्टर पायरो, कैसा रहेगा अगर मैं अखबार में कुछ ऐसा इश्तिहार दूँ? ABC बहुत ज़रूरी, हरक्यूल पायरो तुम्हारे पीछे, मेरे चुप रहने के लिए 100 पाउंड, XYZ। इतना भोंडा भी नहीं, लेकिन आप विचार समझ सकते हैं। हो सकता है ये उसे सामने ला सके। हाँ, ये मुमकिन है। हो सकता है वह मुझे निशाना बनाना चाहे। मैं समझती हूँ कि यह बहुत बेवकूफ़ाना और ख़तरनाक होगा, मिस ग्रे ने तेज़ी से कहा। क्या ख्याल है मिस्टर पायरो? आजमाने में कोई हर्ज नहीं। मेरा अपना विचार है कि ABC इतना चालाक होगा कि जवाब नहीं देगा। पायरो थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर क्लार्क कि आप दिल से अभी लड़के ही हैं। अगर बिना अपमान किए मैं ये कह सकता हूँ तो। फ्रैंकलिन क्लार्क कुछ लज्जित सा लगा। अपनी नोटबुक को देखते हुए वो बोला, हम शुरुआत कर रहे हैं। 1, मिस बर्नर्ड और मिस माइली। 2, मिस्टर फ्रेज़र और मिस हिगली। 3, एंडोवर के बच्चे। 4, विज्ञापन। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी खास बढ़िया है, लेकिन इंतज़ार करते हुए करने को कुछ होगा। वह उठ खड़ा हुआ और चंद मिनटों में ही मीटिंग बर्खास्त हो गई। पायरो वापस अपनी जगह पर जा बैठा और कोई धुन गुनगुनाने लगा। दुर्भाग्य कि वह इतनी अक्लमंद है। कौन? मेगन बर्नर्ड। केवल शब्द, वह डपट कर कहती है। एकदम समझ जाती है कि जो मैं कह रहा हूँ उसका कोई मतलब ही नहीं। बाकी हर कोई तो झांसे में आ गया था। मुझे लगा था कि वह सच हो सकता था। हाँ, सच हो सकता था, लेकिन बस उसे समझ में आ गया। तो जो तुम कह रहे थे तुम्हारा वह मतलब नहीं था क्या? जो मैं कह रहा था वो एक ही वाक्य में कहा जा सकता था। इसके बावजूद मैं अपनी मर्जी से खुद को दोहराता रहा, मिस मेगन के अलावा और किसी को इस बात का एहसास हुए बिना। लेकिन क्यों? अरे, काम आरंभ करने के लिए, सबको यह एहसास दिलाने के लिए कि हमारे पास करने को काम था, संवाद शुरू करने के लिए। तो तुम्हें नहीं लगता कि इनमें से एक भी तरीका हमें कहीं पहुंचाएगा? ऐसा तो हमेशा संभव होता है। वह दबी हंसी हंसा। ट्रेजेडी के बीच हम कॉमेडी शुरू कर देते हैं, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? इंसानी नाटक हेस्टिंग्स। एक पल के लिए सोचो, यहाँ लोगों के 3 समूह हैं जिन्हें एक ट्रेजेडी ने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। तत्काल ही एक दूसरा नाटक आरंभ हो जाता है, पूरी तरह। क्या तुम्हें इंग्लैंड में मेरा पहला केस याद है? अब तो बहुत साल हो गए। मैंने ऐसे 2 लोगों को मिलाया था जो एक दूसरे से प्यार करते थे। उनमें से एक को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवाकर। इससे छोटी कोई भी चीज़ यह नहीं कर सकती थी।
मौत के घेरे में ही हम जिंदा होते हैं। हेस्टिंग्स, मैंने देखा है कि कत्ले एक बहुत बड़ी शादी करवाने वाला है। सच में? पायरो, मैं नाराज़ होकर चीखा। मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई भी और कुछ भी नहीं सोच रहा था, सिवाय ओ मेरे दोस्त, तुम्हारा अपना क्या? मैं? हाँ, वे लोग जैसे ही गए, क्या तुम दरवाजे से ही एक धुन गुनगुनाते हुए नहीं आए? आदमी बिना निर्दयी हुए भी ऐसा कर सकता है। ज़रूर, मगर उस धुन ने मुझे तुम्हारे मन की बात बता दी। अच्छा? हाँ, गुनगुनाना बेहद खतरनाक है। इससे अर्धचेतन मन का पता चल जाता है। जो धुन तुम गुनगुना रहे थे, मेरे ख्याल में वो युद्ध के समय की है। इस तरह पायरो बहुत ही ख़राब और बनावटी आवाज़ में गुनगुनाने लगा। कभी मैं गहरे रंग के बालों वाली लड़की से प्यार करता हूँ, कभी सुनहरे बालों वाली से, जो स्वीडन के रास्ते ईडन से आई है। इससे ज़्यादा और क्या मन की बात प्रकट कर सकता है? सच में पायरो, मैं गुलाबी होता हुआ बोला, ये कुदरती है। तुमने ध्यान दिया कि किस तरह अचानक फ्रैंकलिन क्लार्क को मिस मेगन के लिए हमदर्दी हो गई? कैसे वह आगे झुककर उसे देखने लगा? और इस पर भी ध्यान दिया कि मिस थोरा ग्रे इस पर कितनी नाराज़ हो गई थी? और डोनाल्ड फ्रेजर, वह? पायरो, मैंने कहा, तुम्हारा दिल लाइलाज भावुक है। बिल्कुल नहीं, भावुक तुम हो हेस्टिंग्स। मैं इस बात पर गर्म बहस करने ही वाला था कि उसी क्षण दरवाज़ा खुला। मुझे आश्चर्य हुआ कि अंदर आने वाली थोरा ग्रे थी। मुझे वापस आने के लिए क्षमा करें, और शांति से बोली, मगर कुछ है मिस्टर पायरो जो मैं आपसे कहना चाहूँगी। ज़रूर मिस, आप बैठिए। वह बैठ गई और पल भर के लिए हिचकी जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। बात केवल इतनी सी है मिस्टर पायरो। मिस्टर क्लार्क ने बड़ी उदारता से सबको ये समझा दिया कि मैं कोमस्टोन अपनी मर्जी से छोड़ कर आई थी। वे बहुत दयालु और वफादार व्यक्ति है, मगर सच तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रुकने के लिए तैयार थी। कला संग्रहों को लेकर बहुत काम किया जा सकता है। लेडी क्लार्क चाहती थी कि मैं चली जाऊं। मैं उसे काफ़ी गुंजाइश दे सकती हूँ। वो बहुत बीमार है और जो दवाइयाँ उसे दी जा रही है उनके कारण उसका दिमाग बहुत गड़बड़ा गया है। उन्होंने उसे शक्की और कल्पनाशील बना दिया है। वो बिना कारण मुझे नापसंद करने लगी और हट करने लगी कि मैं उस घर से चली जाऊं। मैं लड़की के साहस की सराहना किए बिना नहीं रह सका। उसने तथ्यों के ऊपर मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश नहीं की, जैसा कई लोग करते, बल्कि प्रशंसनीय साफगोई के साथ सीधे मुद्दे पर आ गई। मेरा दिल प्रशंसा और सहानुभूति से उसकी तरफ झुक गया। तुम्हारा यहाँ आना और हमें ये सब बताना बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। सच को अपनाना हमेशा बेहतर होता है, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं मिस्टर क्लार्क की बहादुरी के पीछे छुपना नहीं चाहती। वो बहुत उदार व्यक्ति है। उसके शब्दों में एक जोश था। स्पष्ट था कि वो फ्रैंकलिन क्लार्क को काफ़ी पसंद करती थी। आप बहुत ईमानदार रही मिस, पायरो बोला। मेरे लिए एक तरह का झटका है, थोरा ने उदासी से कहा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लेडी क्लार्क मुझे इतना नापसंद करती थी, बल्कि मैं तो हमेशा सोचती थी कि वो मुझे पसंद करती थी। उसने मुंह बनाया। इंसान जिंदगी जीकर ही सीखता है। वह उठ खड़ी हुई। मैं यही कहने आई थी, गुड बाय। मैं उसे छोड़ने नीचे तक गया। मैं यह उसका साहस मानता हूँ। कमरे में वापस आकर मैंने कहा, उस लड़की में हिम्मत है और सोच विचार भी। सोच विचार से तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब कि उसमें आगे देखने की काबिलियत है। मैंने शक से उसकी ओर देखा। वो सच में एक सुंदर लड़की है, मैंने कहा, और बहुत सुंदर कपड़े भी पहनती है। क्रैप, मार्किन और फर का कॉलर, एकदम नया फैशन। तुम औरतों की टोपियाँ बेचने वाले हो पायरो? मैं तो कभी भी ध्यान नहीं देता कि किसी ने क्या पहना हुआ है। तुम्हें नग्नवादियों की बस्ती में जाकर रहना चाहिए। मैं नाराज़ होकर उत्तर देने ही वाला था कि अचानक विषय बदल गया। जानते हो हेस्टिंग्स, मैं अपने मन से यह विचार नहीं निकाल पा रहा कि आज दोपहर को हमारी बातचीत में कुछ ऐसा कहा गया है जो महत्वपूर्ण है। ये अजीब बात है। मैं कह नहीं सकता कि वह क्या था। बस मन में आया एक विचार जो मुझे किसी ऐसी बात की याद दिलाता है जो मैंने पहले भी सुनी या देखी है। जस्टन में कुछ नहीं, जस्टन में नहीं, उससे पहले। कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आ जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा। शायद मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। हंसा और एक बार फिर गुनगुनाने लगा। वो लड़की एक फरिश्ता है, नहीं, स्वीडन के रास्ते ईडन से। पायरो, जहन्नुम में जाओ।